हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानदायक में। दोस्तों, भारतीय इतिहास की क्लास हमने चालू की थी और जो इतिहास जानने के स्रोत थे वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। यहाँ से आपके कुछ ना कुछ एक आध प्रश्न मेंस में और प्री में दोनों में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे और बहुत सारे जो फैक्ट हैं वो हम याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमने बात की थी कि जो लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, है ना। आपका पूर्व पाषाण काल वाला जो पाषाण काल जो हो गया, एक युग इसमें हो गया, इसमें जो लिखित साक्ष्य थे वो प्राप्त बिल्कुल नहीं हुए थे। तो एक अनुमान के आधार पर हम इस इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। तो कुछ बातें इसके बारे में पता नहीं है, बस कुछ चित्र देखकर ही इसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य जो है वो प्राप्त तो है, किंतु हम अभी इसे पढ़ने में असमर्थ हैं। तो इसी जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसी में ही सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है, क्योंकि यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो जो साक्ष्य है वो अभी तक हमारे द्वारा पढ़े नहीं गए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, ये आपका पहला प्रश्न बनता है। आपको सीधा पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, तो उसमें आपको ऑप्शन रहेगा पाषाण युगीन है, आद्य ऐतिहासिक है या ऐतिहासिक है। तो आपको याद रखना है कि ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक ये है। फिर तीसरा आता है आपका ऐतिहासिक। इसमें आपको पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास और मध्य भारतीय इतिहास, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसा है, पहला प्रश्न तो यही बनता है। तो आपको याद रखना है ये आद्य ऐतिहासिक काल है, कालीन है ना, आद्य ऐतिहासिक कालीन है, ये बात आपको याद रखना है। आद्य ऐतिहासिक क्यों है, क्योंकि लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुए हैं किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए किंतु पढ़ा नहीं जा सका। ये जो सभ्यता है, ये जो सभ्यता मिली थी, तो इसके बारे में कुछ आपको फैक्ट याद रखना है कि सभ्यता के बारे में पहले किसने खोजा। देखिए, ये जो सभ्यता आपको मिलेगी, इसमें जो भी नामकरण किए गए हैं, जो भी बातें इसमें दिए गए हैं, वो हमारे अनुमान के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हमने अनुमान लगाया कि ये चीज़ देखकर ये रही होगी। जैसे आप कोई चीज़, अभी कोई चीज़ मिले तो आज जैसे मान लीजिए यहाँ कांच के टुकड़े मिल रहे हैं, है ना। कोई भी चीज़ ऐसा मिल रहा है तो यदि 20,000 साल बाद, 10,000 साल बाद यदि वो चीज़ मिलती है तो वो यही अनुमान लगाएंगे कि इस कांच के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वो ये अनुमान नहीं लगा पाएंगे, एग्जैक्ट नहीं लगा पाएंगे कि किस चीज़ में होता था, कहाँ कहाँ होता था। तो अभी जितनी खुदाई हुई है, जितनी चीज़ें मिली हैं, उसके आधार पर हमने सिर्फ एक अनुमान लगाया है, हमने अपने हिसाब से नामकरण दिया है। तो उन्हीं चीज़ों को आपको नामकरण चीज़ें को याद रखना है उसी प्रकार से, है ना, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले 1826 में क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स भारत में थे तो सबसे पहले कुछ साक्ष्य मिलना प्रारंभ हुए थे 1826 में। तो चार्ल्स मैसन ने पहली बार इन साक्ष्यों को खोजा और देखा कि इसमें कुछ जो प्राचीन सभ्यता थे उसके कुछ साक्ष्य रूप मिल रहे हैं। किंतु जो ब्रिटिशर्स थे वो ऐसा मानते थे कि वही सबसे पुराने लोग हैं, उन्हीं की सभ्यता सबसे क्या है, सर्वोत्तम है। तो इसलिए उन्होंने इस सभ्यता की ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इस सभ्यता में उन्हें क्या मिल रही थी, पक्की ईंटें मिल रही थी। और पक्के ईंटें वो ऐसा मान रहे थे कि जो पक्के ईंटों का निर्माण है वो तो अभी प्रारंभ हुआ, तो उन्होंने बहुत अधिक रुचि नहीं ली। लेकिन चार्ल्स मैसन ने इस बारे में इशारा जरूर किया था कि जो कुछ ना कुछ यहाँ पे एक नगरी सभ्यता दबी हुई है। तो उन्होंने इसे बोला भी था कि यहाँ कोई ना कोई एक नगरी सभ्यता है। तो ये आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम जो 1826 में है, किसके द्वारा नगरी सभ्यता बोला गया कि यहाँ है, तो आपको याद रखना है चार्ल्स मैसन के द्वारा। इनाम आपको याद रखना है। उसके बाद आपको पता है कि 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हो गई थी और रेलवे का कार्य प्रगति पर था। तो जब पटरियाँ बिछाई जा रही थी तो इसी दौरान देखा गया कि जो नगरी मतलब कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जो किसी नगरी सभ्यता की ओर इंगित कर रहे हैं। तो कनिंघम ने पहली बार बोला वहाँ पे कि कुषाण कालीन है। ये जो साक्ष्य दिख रहे हैं वो कुछ कुषाण कालीन साक्ष्य से मैच हो रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने ऐसा बोला था। तो दूसरी बार आपको याद रखना है 1853 में कनिंघम ने बोला कि कुषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए। उन्होंने इसे बहुत अधिक पुराना ना बोलते हुए भी क्या किया, कुषाण कालीन बोलकर यहाँ पर रुक गए। यहाँ पर भी बहुत अधिक यहाँ पर खुदाई नहीं हुई। उसके बाद जब पुरातत्व जो विभाग बना था
लॉर्ड कर्जन के समय उन्होंने जब पुरातत्व विभाग बनाया था तो उसके अध्यक्ष बन के आए थे आपके जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने पहली बार दयाराम साहनी को कि मतलब दयाराम साहनी ने क्या किया, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में खुदाई चालू की 1921 में पहली बार। तो और एक नगर खोजा जिसका नाम था हड़प्पा। इसीलिए आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका नामकरण किसने किया, ये पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किसने बोला। तो जॉन मार्शल ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला। कारण क्या थी कि जो उस समय नगर खोजे गए थे, जो हड़प्पा जो नगर खोजा गया था वो कहाँ खोजा गया था, सिंधु नदी के मतलब सॉरी, जो मैक्सिमम जो नगर खोजे गए थे वो आसपास खोजे गए, कहाँ पे, सिंधु नदी के आसपास। तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता किसने बोला था, जॉन मार्शल ने। क्योंकि 1922 में ही, जैसे 1922 में ही जो मोहनजोदड़ो को खोज दिया गया, और मोहनजोदड़ो था आपका सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा था रावी नदी के किनारे, लेकिन जितने ज़्यादा साक्ष्य थे वो सिंधु नदी के किनारे मिले, इसीलिए जॉन मार्शल ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा आपको याद रखना है इसे हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता, ये आपसे पूछता है हड़प्पा सभ्यता सिंधु, बहुत ईजी क्वेश्चन जो पहले आते थे उसमें मिल जाएंगे आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोला जाता था। कांस्य युगीन, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो कांस्य का प्रयोग करना जानते थे, वे तांबे और आपके टीन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। तो कांस्य युगीन सभ्यता या कैल्कोलिथिक एज या कैल्कोलिथिक भी बोला जाता है, ताम्र युगीन भी बोला जाता है ना, ताम्र युगीन। इसके बाद जो आज के समय में जो खोजे गए हैं, लगभग 1500 से अधिक स्थान खोजे गए हैं, उसमें से आप देखेंगे कि 1100 से अधिक स्थान उस समय के सरस्वती नदी, जो आज विलुप्त मानी गई है, सरस्वती नदी के आसपास खोजे गए। तो वो जो साक्ष्य हैं इतने अधिक मात्रा में सरस्वती नदी के आसपास खोजे गए हैं जो सिंधु से कई गुना ज़्यादा है। इसीलिए इसे कई जो आपके इतिहासकार हैं, पुरातत्ववेद हैं, वो इसे सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा कि सरस्वती सभ्यता क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सरस्वती सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ही है, क्योंकि बहुत अधिक साक्ष्य सरस्वती नदी के या घग्गर नदी, जिसका पुराना नाम घग्गर नदी भी था, तो घग्गर नदी के आसपास मिले थे, सरस्वती नदी के आसपास मिले थे बहुत अधिक साक्ष्य, इसीलिए इसे सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए, तो क्या क्या हमने पढ़ा, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है ना। पहली बार 1826 में चार्ल्स मेसन ने इसकी ओर इंगित किया था कि एक नगरीय सभ्यता यहाँ दबी हुई है। 1853 में कनिंघम ने बड़ी मात्रा में साक्ष्य देखे, किंतु अपने जो अपने अनुमान होते हैं उसके अनुसार, मतलब वे अनुमान नहीं लगा पाए और वो सिर्फ क्या बोल पाए कि ये कुषाण युगीन ही रहा होगा। फिर 1921 में आपके जो जॉन मार्शल हुए, पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष हुए, उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने क्या किया था, हड़प्पा जो नगर है उसकी खोज की थी, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। बहुत सारे जो आपके साक्ष्य है वो खोजे जा चुके हैं, है ना, बहुत सारे नगर खोजे जा चुके हैं। उन नगरों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, उसके पहले इसका थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं। नामकरण हमने देखा, नामकरण से आपको सीधा प्रश्न पूछता है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो आपके लोकेशन है, इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसका एरिया क्या है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, तो जो क्षेत्र है आपका ये त्रिभुजाकार में, पहला प्रश्न ये पूछता है, आकार पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार में थी, तो आपको याद रखना है ये त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। फिर आपसे एक प्रश्न पूछता है कि ये किस ओर थी, मतलब इसका एरिया, मतलब दिशा क्या था, तो आपको याद रखना है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ही मैक्सिमम फैला था, भारत के दक्षिण में या भारत के पूर्व दिशा से इसका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखेगा, लोकेट कर लेते हैं। तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तीनों ही देशों में इसके साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ठीक है, तो कुल एरिया लगभग 22 लाख के आसपास है, लेकिन हम भारत की यदि बात करें तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, 13 लाख क्षेत्र में। तो यहाँ पे 4 पॉइंट पहले आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये हो गया जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का मेरठ वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र का एक क्षेत्र और पाकिस्तान का एक क्षेत्र। यदि इन तीनों लोकेशन को मैं देखूँ, इन तीनों लोकेशन को मैं मिला दूँ,
तो एक त्रिभुजाकार आकृति मिलती है, एक त्रिभुजाकार आकृति जैसी मिलती है। तो यही आपसे प्रश्न के रूप में बार बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा। तो ये नाम आपको याद रखना है। तो सबसे जो उत्तरी हिस्सा यदि मैं बात करूं तो इसका नाम है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। जो सबसे पूर्व का हिस्सा मैं बोलूं तो इसका नाम है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। जो दक्षिणी हिस्सा है उसका नाम है दैमाबाद, और जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है उसका नाम है, जो पाकिस्तान में है, सुक्का गेंडोर। मतलब इतने ही जो क्षेत्र है इनके बीच में सिंधु घाटी सभ्यता इस प्रकार से फैली हुई थी। मतलब ये पॉइंट्स क्या हैं, आपके अंतिम बिंदु हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा जो फैक्ट पड़े उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था ये क्षेत्र पूरा भारत में। आकृति क्या है तो त्रिभुजाकार। इसके पूर्व से पश्चिम की दिशा में लेंथ, ये पूछा जाता है आपसे, तो 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण के बीच में 1400 किलोमीटर, है ना। ये आपसे पूछा जाता है 1600 किलोमीटर, लगभग 1400 से 1600 किलोमीटर, से 1600 किलोमीटर, और लगभग 1200 के आसपास किलोमीटर से लेके 1400 किलोमीटर के आसपास ये फैले हुए हैं उत्तर दक्षिण में। मतलब इसका विस्तार पूर्व पश्चिम में अधिक है, ये बात आपको याद रखनी है, पूर्व पश्चिम में अधिक है। चलिए, तो इतने पॉइंट आपसे पूछा जाता है। त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला है। अब इनकी जो अंतिम बिंदु हैं, ये कौन कौन सी नदियों के किनारे हैं, ये भी आपको याद रखना है ना। तो जो दैमाबाद है, चलिए पहले आलमगीरपुर का लिख लीजिए। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी। सीधा प्रश्न पूछता है कि आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। मांडा आपसे पूछेगा तो चिनाब नदी, आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ पे चिनाब नदी बहती है, तो चिनाब नदी आपको याद रखना आसान है। इसके अलावा दैमाबाद में आपको याद रखना है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी बहती है, तो गोदावरी नदी आपको याद रखना है कि दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे थे। इसके अलावा जो सुक्का गेंडोर है, बस इसी को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। दाश्क नदी के किनारे ये जो शहर था वो बसा हुआ था, तो दाश्क नदी आपको याद रखना है। दैमाबाद में आपको गोदावरी नदी याद रखना है। मांडा में हमने पढ़ा चिनाब नदी, चिनाब नदी। कोई कोड नहीं है, धीरे धीरे आपको मैप के थ्रू हर चीज़ें धीरे धीरे आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, इतने फैक्ट याद होने के बाद आगे चलते हैं। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए, अब जो हमने पॉइंट्स देखे, बहुत सारे आपको शहरों के बारे में पढ़ना है। उन शहरों को देखिए, बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया गया है। बट मेरा मोटो ये है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाते पढ़ाते उन चीज़ों को, उन फैक्ट को यहीं याद कराना। तो एक क्रम में, थोड़ा सा मैप में यदि हम चीज़ों को याद करेंगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। थोड़ा सा इसको लोकेट कर लेते हैं। जो हमारे काम का है वो इधर ही का है। चलिए, तो जो 4 पॉइंट जो हमें पता है, देखिए सबसे पहला जो शहर खोजा गया वो था आपका, यहाँ पे एक नदी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया सिंधु नदी। सुक्का गेंडोर के पास था दाश्क नदी, और ये है आपका हड़प्पा के पास रावी नदी। ठीक है, तो इसी क्रम में थोड़ा सा याद रखेंगे। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, पहला हड़प्पा, ये हो गया हड़प्पा। मैं पॉइंट 1 नाम दे रहा हूँ। ये जो पॉइंट 1, 2 नाम दे रहा हूँ मैं, ये आपको याद रखना है। ईयर याद कराने के लिए मैं याद करा रहा हूँ। ठीक है, इसी क्रम में यदि याद करेंगे, आपके मैप यदि माइंड में है तो आपको क्या होगा, ईयर याद करने में बहुत आसानी होगी और बहुत लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रखेंगी। तो पहला आपको याद रखना है क्या, हड़प्पा। दूसरा आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है सुक्का गेंडोर। 1921 ये याद रहता है। 1900, चलिए इसको अलग पेन से कर देते हैं। 1921
1922 और 1927। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और क्या हो गया आपका सुत्का गेंडोर। 1950 के पहले आपको 5 स्थान याद रखने हैं, 5 स्थान पाकिस्तान में आसानी से याद हो जाएंगे। चौथा आपको याद रखना है चहूदड़ो, और 5वां आपको याद रखना है कोटदी जी, है ना, कोटदी जी। तो इनका ईयर क्या है, तो चहूदड़ो का याद रखेंगे 1931 और कोटदी जी का याद करेंगे 1935। तो देखिए एक ही मैप में, एक ही चीज में आपको 3 चीजें याद हो गई। पहला नाम याद हो गया, ईयर याद हो गया और नदी याद हो गई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रावी नदी था, ये कौन सी नदी थी, ये हमने जो बनाया था, तो ये रावी नदी, नाम लिख लेते हैं थोड़ा, रावी नदी। फिर ये था आपका सिंधु नदी, और यहाँ था आपकी दाश्क नदी। नदियों के नाम हो गए। तो 3 बड़े शहर, मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो और कोटदी जी, ये कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे। फिर आपको याद रखना है सुत्का गेंडो, दास्क नदी के किनारे। तो ये 5 मेरे ख्याल से आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। आगे चलते हैं। 1950 में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, आपको भारत आ जाना है। ठीक है, मन में ये रखना है कि भारत आ जाना है, भारत आज़ाद हो गया तो भारत आ जाइए। तो 5वां पॉइंट आपको याद रखना है पंजाब में रोपड़। पंजाब में क्या याद रखना है, रोपड़। 6वां आपको राजस्थान आना है, कालीबंगा। ठीक है, 7वां आपको याद रखना है रंगपुर। 7वां आपको याद रखना है रंगपुर। 8वां भी यही याद रखना है आपको, लोथल। ठीक है, फिर आपको यूपी आ जाना है, ऐसा घूम रहे हैं हम, 8वां, है ना। 9वां आपको याद रखना है क्या, 9वां आपको याद रखना है आलमगीरपुर। 10वां ये है सुरकोतड़ा। ये कहाँ है, फिर थोड़ा सा इसको इधर ही रख लेते हैं अभी, सुरकोतड़ा। ये है गुजरात में ही है, बट मैं अभी घूमना है इसलिए मैं इधर ही रख रहा हूं। ठीक है, देखिए 1950 के पहले आप इधर थे, है ना, 1950 के पहले इधर थे आप, तो इन चीज़ों को इधर ही रखना है। अब आ गया 1950 में। ठीक है, तो 1950 ये आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति का कौन सा शहर सबसे पहले खोजा गया, तो आपको याद रखना है रोपड़। ठीक है, अभी नाम लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आना है आपको कहाँ, कालीबंगा। तो यहाँ पे मैंने 3 अरेंज किए हैं, है ना, 1953, 1954 और 1955, इसी क्रम में थोड़ा सा याद रखेंगे। तो 53 में आपको याद रखना है क्या, कालीबंगा। 54 में आपको याद रखना है रंगपुर, और 55 में आपको याद रखना है क्या, लोथल। इतनी बातें आपको याद होना चाहिए। फिर इसको लिख लेते हैं, 1953, 1954, 1955। ठीक है, अब 19, इसमें एक बार मेहनत है, यदि आप चीज़ें स्थान और ईयर याद रख लीजिए तो बहुत सारी चीज़ों को लोकेट करते आपको आसानी से बन सकता है। 1958, ठीक है, 1958। फिर 63, 1964 में सुरकोतड़ा है, ये है गुजरात में, बट अभी हमको घूमना है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको वहीं रखा हुआ है। फिर आपको आना है कहाँ, हरियाणा, है ना, हरियाणा, ये आपका हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा में आपको याद रखना है 11वें नंबर पे है आपका राखीगढ़ी, और 12वें नंबर पे है बनावली। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे 1969। ठीक है, 1969 में आपको याद रखना है कहाँ, राखीगढ़ी में। फिर सबसे ऊपर है 13वें नंबर पे आपको याद रखना है, जो हम पढ़ चुके हैं क्या, मांडा। ठीक है, मांडा वाला जो क्षेत्र है वो आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है 1982, सॉरी 1982। कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को फिर से एक्सप्लेन करेंगे और चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए। तो और ये आपका 1973। चलिए फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 1921 हड़प्पा, 1922 मोहनजोदड़ो, फिर 27 में सुत्का गेंडोर, यहाँ आ गया। फिर आपका 1931 चहूदड़ो, फिर आपका कोटदी जी, ये 35। ठीक है, 35 में। तो 5 नाम को मैं लिख लेता हूँ लाइन से, यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो सबसे पहले आपको हड़प्पा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोहनजोदड़ो, तीसरा आपको याद रखना है क्या, सुत्का गेंडोर,
चौथा आपको याद रखना है चहुदड़ो। इनके खोजकर्ता कौन हुए, सबको हम क्या करेंगे, कोट से याद करेंगे ना, कोटदी जी, कोटदी जी। ये हो गए पाकिस्तान वाले। 1921, 1922, 1927 और 1931 और 1935। देखिए जो कोटदी जी है उसके बारे में दो याद रखिए, 1935 और 1953। पलट दीजिए 35 को 53, क्योंकि इसमें 2 ईयर मिलेंगे आपको। पहली बार जो धुरिये ने क्या किया था, कोटदी जी को खुदाई की थी, किंतु नियमित खुदाई कई बार पूछ देता है उसमें कोटदी जी में, तो आपको याद रखना है 53 है। तो 2 ईयर याद रखने। अब फिर हम चलते हैं आगे, यहाँ से हमारा चालू हो जाता है 5th से। कौन कौन से आएंगे, तो 5th से इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको इरेज करके आगे चलते हैं। यहीं पे अरेंज कर लेते हैं। चलिए अब जो भारत के हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, 6वें नंबर पे। यहाँ पे क्रम थोड़ा सा बिगड़ गया, 2 बार 5 हो गया। ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8, ये 9 होगा। ओके, चलिए ये 7th हो गया आपका, 8th, 9th, 10th, ये 11 हो गया, ये 12, 13 एंड 14। तो नाम क्या क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। नाम है आपका, फिर हमने आए थे सबसे पहले रोपड़, है ना, आज़ादी के बाद खोजा गया रोपड़ 1950। फिर 7वें नंबर पे आएगी कालीबंगा। कालीबंगा में आपको याद रखना है 1853, ठीक है। फिर 8वें नंबर पे आपको याद रखना है रंगपुर, 8वां और 9वां वही है, रंगपुर 1854, ठीक है। 54-55 लिखा ऐसा मिलेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है। लोथल भी आपको इसी प्रकार से कुछ मिलेगा, लोथल आपको याद रखना है 1855। फिर 10वें नंबर पे आपको आलमगीरपुर याद रखना है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर में है 1858। 11वां आपको याद रखना है सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा में 1919 है ना, 1964, सॉरी 1964। और फिर आपको याद रखना है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी ये है 1969, राखीगढ़ी 1969। फिर 13 में है बनावली, दोनों हरियाणा में है ना। देखिए दोनों मैंने कहाँ लोकेट किए हैं, हरियाणा में। बनावली है 1973। और लास्ट में आपको याद रखना है कहाँ, मांडा 1982। इतनी बातें आपको याद रखना है। इसके बाद एक और है धौलावीरा, धौलावीरा को आपको याद रखना है 15। लास्ट है धौलावीरा, ये गुजरात में, फिर वापस गुजरात आ जाएंगे आप, तो धौलावीरा, धौलावीरा आपको याद रखना है 1990। तो मेरा ये ईयर को आपको याद कराने के लिए और मैप में चीज़ों को बैठाने के लिए एक छोटा सा प्रयास था, शायद चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, हमको ईयर याद हो गया, लोकेशन याद हो गया, अब छोटे छोटे जो फैक्ट हैं, किसने कब खोजा, क्या खोजा, तो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैं यहाँ याद कराने की कोशिश करता हूँ। आपको दिख रहा होगा सबसे पहले हड़प्पा, है ना। तो हड़प्पा का ये चीज़ें याद करते जाएंगे। हड़प्पा की जो खोज थी वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई। कौन सी नदी के किनारे हैं, रावी नदी के किनारे हैं। कब खोजा गया, 1921 में। अब इसके बचते हैं साक्ष्य। इतने में आपका उस एक जो लोकेशन है उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाती है, और इतने में ही आपको क्या करना है, इतना ही आपको सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ना है। सबसे पहले ईयर 1921, खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। कौन सी नदी के किनारे हैं, तो रावी नदी के किनारे हैं। अब बचता है साक्ष्य। तो साक्ष्य में आपको याद रखना है यहाँ से अन्नागार प्राप्त हुआ है, मतलब अन्नागार में यानी स्टोरेज समझ लीजिए, भंडारण के लिए रखने के लिए जो जगह थी, अन्न रखने के लिए जो जगह थी उसको बोला जाता है अन्नागार। तो अन्नागार मिला है। फिर यहाँ से R37 कब्रिस्तान, देखिए मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ जो नामकरण किया गया है वो हमारे द्वारा किया गया है। वहाँ पे एक कब्रिस्तान मिला है जिसको क्या बोल दिया गया कि वहाँ पे R37 नाम का कब्रिस्तान, मतलब उस लोकेशन को नाम दिया गया था R37, और प्रश्न के रूप में उसे ऐसे ही पूछा जा रहा है। तो R37 आपको याद रखना है। फिर यहाँ एक मूर्ति मिली है जिसमें से ऐसा लग रहा है उस मूर्ति में से कि एक पौधा बाहर निकल रहा है। तो वो पौधा बाहर निकल रहा है, उसे बनाया गया था, किस उद्देश्य से बनाया गया था ये नहीं पता, लेकिन हमने अनुमान लगाया कि वो मातृ देवी की मूर्ति है। मतलब जो भूमि होती है उसमें पौधा लगाया जाता है, मतलब जो मूर्ति है वो माता के समान क्या कर रही है, गर्भ से, मतलब उनके गर्भ से क्या हो रहा है, वृक्ष निकल रहा है। तो ऐसा अनुमान लगाया और हमने बोला कि मातृ देवी की मूर्ति वहाँ से हड़प्पा से मिली है।
तो प्रश्न भी ऐसे ही पूछा जाता है आपसे कि मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिली है, तो आपको याद रखना है मातृ देवी की मूर्ति मिली है कहाँ से, हड़प्पा से। तो 3 बड़े साक्ष्य आपको याद रखने हैं। पहला आपको याद रखना है क्या, अन्नागार मिला है। दूसरा आपको R37 ये पूछा जाता है कब्रिस्तान कहाँ से मिला है। फिर आपको मातृ देव की मूर्ति, और सबसे इंपॉर्टेंट एक और याद रखना है कि यहाँ पर क्या किया गया, एक चीज़ देखा गया कि एक टीला था, उस टीले के ऊपर कुछ किले जैसा का निर्माण किया गया था। तो हमने ये अनुमान लगाया कि वो सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था कि नगर को क्या किया जाए, सुरक्षित किया जाए। तो उसका नाम दिया गया माउंट एबी। अभी हम देखेंगे सब चीज़ लिखा हुआ है, बस चीज़ें आपको जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ये आप याद करते जाइए। तो माउंट एबी कहाँ से मिला है ये आपसे पूछता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में। इसके अलावा बर्तन की कुछ बर्तन मिले हैं, मृदभांड मिले हैं। मैक्सिमम जो मृदभांड है वो लाल रंग के हैं। ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो हड़प्पा कालीन मृदभांड मिले हैं उनका कलर क्या है, तो आपको याद रखना है गहरे लाल रंग के हैं। इसके अलावा मोहरे मिले हैं, उस मोहरे में आपको याद रखना है कुबड़ वाला बैल, ठीक है, कुबड़ वाला बैल। तो इतनी चीज़ें आपको हड़प्पा के बारे में याद होना चाहिए। अगला चलते हैं मोहनजोदड़ो। एक बात और है कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से 2 ऐसे शहर हैं हड़प्पा संस्कृति के जिन्हें जुड़वा बहनें बोला जाता है या जुड़वा राजधानी बोली जाती है। तो आपको याद रखना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं जिन्हें जुड़वा राजधानी बोला जाता है, ठीक है। फिर मोहनजोदड़ो के बारे में हमने पढ़ा कि सिंधु नदी के किनारे है ना। इसका थोड़ा सा लोकेशन देख लीजिए। हड़प्पा का जो हमने पढ़ा कि अभी जो क्षेत्र है वो क्या है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में आपको याद रखना है यहाँ पे मांटगोमरी जिला, एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है मांटगोमरी, उसके बारे में पूछा जाता है। तो मांटगोमरी जिला। मोहनजोदड़ो में आपको याद रखना है लड़काना प्रांत, सिंध के लड़काना प्रांत में मोहनजोदड़ो मिला है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला। खोज कब की गई, 1922 में। किसके द्वारा किया गया, तो राखलदास बनर्जी, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। फिर क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो क्या क्या प्राप्त हुए हैं इसमें हम देखते हैं। तो आपको याद रखना है अन्नागार यहाँ से भी मिला है, लेकिन इसका जो अन्नागार है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो अन्नागार मिला है, क्योंकि आपको पूछता है कि हड़प्पा कालीन सबसे विशाल इमारत कौन सी थी। तो हड़प्पा कालीन सबसे विशाल इमारत मोहनजोदड़ो में प्राप्त अन्नागार था, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ से जो स्विमिंग पूल है, जो स्नानागार मिला है बहुत बड़ा, है ना। ये बात आपको याद रखना है, ये सबको पता होती है बात कि मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ, ये बहुत कॉमन फैक्ट है। जॉन मार्शल ने, लेकिन इसके बारे में एक फैक्ट जो याद रखना है, जॉन मार्शल ने इसे आश्चर्यचकित निर्माण बोला था। तो आपसे पूछता है कि किसने इसे आश्चर्यचकित निर्माण बोला है, तो आपको याद रखना है जॉन मार्शल ने इसे आश्चर्यचकित निर्माण बोला है। तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं क्या, सबसे पहला कि अन्नागार मिला है जो विशाल है, सबसे विशाल इमारत पूछी जाती है हड़प्पा संस्कृति की। दूसरा आपको याद रखना है कि यहाँ से क्या मिला है, स्नानागार मिला है जिसे आश्चर्यचकित निर्माण बोला है किसने, जॉन मार्शल ने। तीसरा आपको याद रखना है कि यहाँ पे कांस्य योगिन मतलब नृत्य करती हुई जो नृत्यांगना है उसकी मूर्ति मिली है। तो कांसे की बनी हुई नृत्यांगना की मूर्ति आपको याद रखना है। इसके अलावा एक पशुपतिनाथ का अंकन बोला गया, मतलब एक योगी बैठे हुए हैं और वो योग कर रहे हैं, उनके आसपास पशु पक्षी हैं, जैसे आपका बैल हो गया, है ना, हाथी हो गए, हिरण हो गए, ठीक है, इनके चित्र अंकित हैं। तो योगी की प्रतिमा, पशुपतिनाथ का अंकन वाला जो मूर्ति है वो कहाँ से मिला है, आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा तो आपको मोहनजोदड़ो याद रखना है। तो 4 फैक्ट कम से कम आपको याद रखना है यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में प्रश्न बनता है कि हड़प्पा संस्कृति की सबसे जो बड़ा शहर है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो है। कुछ बुक्स में आपको राखीगढ़ी भी मिलेगा, ये विवादित प्रश्न है, लेकिन आपको अभी तक जो फैक्ट है जहां तक मैंने देखा आपको मोहनजोदड़ो याद रखना है। मोहनजोदड़ो को जो इसकी जो विशेषता है उसके कारण क्या किया गया है, इसे कहाँ रखा गया है, तो विश्व विरासत की सूची में भी शामिल है मोहनजोदड़ो, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। मोहनजोदड़ो के बारे में इतना फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं आपका सुत्का गेंडोर। तो थर्ड है आपका क्या, सुत्का गेंडोर, है ना। तो इसकी खोज की थी किसने, आपको याद रखना है ऑरेल स्टेइन ने। ऑरेल स्टेइन ने क्या किया था, इसका खोज किया था, खोजकर्ता हो गया ऑरेल स्टेइन 1927, ठीक है। नदी पूछेगा तो दाश्क नदी, हमने लिखा भी था दाश्क नदी, आपको याद रखना है दाश्क नदी के किनारे है, ठीक है, दाश्क नदी ये हो गया दाश्क नदी। साक्ष्य बहुत अधिक साक्ष्य नहीं मिले हैं, इंपॉर्टेंट में नहीं है, आपको याद रखना है कि ये क्या था, बंदरगाह था, ठीक है। आपसे CGPSC मेंस के द्वारा एक प्रश्न पूछा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बंदरगाहों के नाम लिखिए। तो आपको याद रखना है, एक हो गया सुत्का गेंडोर,
है ना, एक सुतका गेंडोर हो गया, ये बात आपको याद रखना है। कोटद्री जी भी क्या है, बंदरगाह था, और यहाँ पे हो गया लोथल, ये तीनों ही क्या थे, बंदरगाह थे। तो ये तीनों बंदरगाहों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो सुतका गेंडोर हो गया। आगे चलते हैं, फिर आगे हमारा था आपका चौहदड़ो। चौहदड़ो में आपको याद रखना है 1931, ठीक है, 1931 में गोपाल मजुमदार के द्वारा खोजा गया। इसके अलावा अर्नेस्ट मैके भी मिलते हैं, लेकिन गोपाल मजुमदार का नाम आपको याद होना चाहिए, गोपाल मजुमदार और अर्नेस्ट मैके, है ना। ईयर क्या था, तो 1931। नदी पूछेगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सिंधु नदी के किनारे है चौहदड़ो। चौहदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। यहाँ से आपको याद रखना है क्या, झूकर झाकर संस्कृति, ठीक है। झूकर झाकर संस्कृति मतलब ये माना जा रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भी कोई संस्कृति एक रही होगी, जिसे नाम दिया गया आपका झूकर झाकर संस्कृति। दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पे महिलाओं के जो श्रृंगार के सामान होते हैं, जैसे लिपस्टिक विपस्टिक हो गए, है ना, मतलब ऐसा कलर करने वाले कुछ कलर मिले तो हमने बोल दिया कि लिपस्टिक जैसी कुछ चीज़ें हैं। तो प्रसाधन सामग्री कहाँ से मिले, आपसे ये पूछेगा, तो आपको याद रखना है प्रसाधन सामग्री जो मिले हैं वो मिले हैं चौहदड़ो से, पहला। दूसरा झूकर झाकर संस्कृति, और तीसरा आपको याद रखना है, ये भी आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वक्राकार ईंटें कहाँ मिले हैं। वक्राकार ईंटें आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है वक्राकार ईंटें कहाँ से मिले हैं, चौहदड़ो से, ठीक है। नाम ही चौहदड़ो है, अजीब सा नाम है, तो वक्राकार ईंटें मिले हैं, ऐसा दिमाग में रख लीजिए। फिर कोटदी जी के बारे में मैंने बता दिया, आपको याद रखना है क्या, ईयर याद रखना है 1935 में धुरिये नामक जो आपके पुरातत्व थे उन्होंने खोजा था, लेकिन नियमित खुदाई ये आपसे पूछा जाता है। तो 53 याद रखना है, पलट देना है 35 को, 53 याद रखना है। नदी पूछेगा तो सिंधु नदी आपको याद रखना है, ठीक है। सिंधु नदी के बाद आपको इतनी बातें कोटदी जी के बारे में याद रखना है। इसके अलावा कोटदी जी के बारे में ये बात याद रखना है कि ये बंदरगाह था, ठीक है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि बंदरगाह कौन से थे, तो बंदरगाह आपको याद रखना है, कोटदी जी एक बंदरगाह थे। फिर आगे हम चलते हैं कहाँ, रोपड़। रोपड़ में आपको याद रखना है इसका पहला फैक्ट ये याद रखना है कि इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी 1950 में, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। सतलज नदी के किनारे हैं, पंजाब से जो सतलज नदी बहती है, यहाँ पे बना लीजिए सतलज नदी, है ना, सतलज नदी के किनारे है कौन सा, रोपड़ वाला क्षेत्र। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले खोजा गया कौन सा क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है रोपड़ है। इतना ही फैक्ट आपको रोपड़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो देखिए फैक्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारी जगह से, जैसे चौहदड़ो से कुत्ते बिल्ली के छाप मिले हैं, या ऐसे बहुत सारे आपके साक्ष्य मिले हैं, कहीं से मोहरे मिले हैं, लेकिन सभी चीज़ आप नहीं पढ़ सकते, ना ही सभी चीज़ें याद रख सकते हैं। लेकिन जो प्रश्न यदि पूछे गए हैं, प्रश्न को बनाकर पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी PCS में, तो वो प्रश्न के रूप में CGPSC में आने के चांसेस है। तो मैं उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ। इसके अलावा जितने भी साक्ष्य हैं वो लिखे हुए हैं, वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। फिर कालीबंगन। कालीबंगन में आपको याद रखना है, कालीबंगन में 1953 कहाँ है, राजस्थान में आपको याद रखना है, और घग्गर नदी जिसे सरस्वती नदी भी बोला जाता था उसके किनारे स्थित है। पहला फैक्ट 1953 नदी याद रखना है, घग्गर नदी। खोजकर्ता में 3 लोगों के नाम याद रखना है। तो ऐसा याद रख लीजिए कोड बना के कि काली ने क्या किया था, अपनी बीबी को, मतलब ऐसा नाम है, 3 लोगों के नाम है, तो बीबी लाल है, तो काली है, काली के साथ एक लाल है, लाल है तो एक थप्पड़ मार दिया, ऐसा याद रख लीजिए, और जोर से उसका घोष हुआ, थप्पड़ मारे तो घोष हुआ। याद रखने के लिए आप ऐसा कोड बना सकते हैं। तो बीबी लाल याद रखेंगे आप, BK थापर याद रखेंगे, और आपको अमलानंद घोष, ये 3 लोगों के नाम आपको याद रखना है खोजकर्ता में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे फिर आपका आता है रंगपुर। रंगपुर के बारे में आपको याद रखना है कि जैसे नाम ही है रंगपुर, है ना। ईयर क्या था, तो ईयर आपको याद रखना है, रंगपुर का हमने ईयर लिखा है 1954-55, ठीक है। कहाँ है, गुजरात, गुजरात जो स्टेट है वहाँ पे है रंगपुर। इसके नाम में ही इसके पुरातत्व का नाम छुपा हुआ है। जैसे आपका रंगपुर इसका नाम है, तो इसका नाम रंगनाथ राव इसके पुरातत्व जो थे वो खोज करता हुए। साथ में जो है जो रंगपुर है, वहाँ सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो आपको याद रखना है कि यहाँ से धान के साक्ष्य या चावल के साक्ष्य पहली बार कहाँ मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। रंगपुर, चावल के साक्ष्य कहाँ मिले, तो रंगपुर आपको याद रखना है 1954 में खोजा गया। फिर नेक्स्ट है आपका कौन सा, लोथल भी गुजरात में स्थित है। इसके भी जो खोज करता हुए वो रंगनाथ राव है। मेरे ख्याल से आपको देखिए, आपको चीज़ें याद करने में आसान हो रही होगी। एक ही जगह है, दोनों गुजरात के, दोनों में रंगनाथ राव, ठीक है। लोथल 1955,
याद रखना है लोथल का खोजकर्ता रंगनाथ राव हुए। नदी याद रखिएगा भोगवा नदी, ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे लोथल है, तो भोगवा नदी, मैंने पहले ही बता दिया कि ये बंदरगाह वाला क्षेत्र है। बंदरगाह वाला क्षेत्र है इसलिए यहाँ पे आपको याद रखना है गोदी बेड़ा, है ना, ये पूछता है गोदी बेड़ा या डाक यार्ड, डाक यार्ड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो डाक यार्ड या बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको लोथल याद रखना है। इसके अलावा देखिए बंदरगाह है मतलब विदेशी जो संबंध है ना, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो हड़प्पा संस्कृति है उसके साथ साथ 2 से 3 सभ्यता और थी, ठीक है। तो मेसोपोटामिया आपको याद रखना है, और मिस्र या नील नदी की सभ्यता, ठीक है। मेसोपोटामिया कहाँ स्थित थी, तो मेसोपोटामिया थी सीरिया के आसपास, ईरान के आसपास का जो क्षेत्र था, ये भी समकालीन है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं और कौन कौन सी थी, तो आपको याद रखना है चीन की एक सभ्यता आपको याद रखना है ना, चीन की भी जो सभ्यता थी वो भी इसके समकालीन है। मेसोपोटामिया जो ईरान और सीरिया में थी, और इसके अलावा आपको नील नदी या मिस्र की सभ्यता, ये बात आपको याद रखनी है, ये और सिंधु घाटी सभ्यता, ये चारों ही समकालीन है। किंतु इन सभी के अपेक्षा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो क्षेत्रफल है, उसका जो प्रचार प्रसार है वो बहुत ही बड़े एरिया पे था, है ना। तो संबंध थे, ऐसा साक्ष्य मिलते हैं क्योंकि फारस की जो मुद्रा है वो कहाँ मिली थी, ये बात आपको याद रखना है, लोथल में मिली थी। फारस की मुद्रा लोथल में मिली थी, कहाँ से, फारस की मुद्रा मिली थी, ये बात आपको याद रखना है। तो डाक यार्ड हो गया, फारस की मुद्रा हो गई, ठीक है। युगल समाधि, ये आपसे पूछा जाता है कि युगल समाधि, 3 युगल समाधि मिले हैं लोथल से, ठीक है। तो डाक यार्ड, युगल समाधि, ठीक है, फारस की मुद्रा, मनके बनाने के कारखाने, तो औद्योगिक नगर भी था, ये बंदरगाह तो था ही, लोथल आपको याद रखना है कि औद्योगिक नगर भी था। ये आपसे मेंस पे सीजीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए औद्योगिक नगरों का वर्णन करो, तो आपको लोथल का वर्णन करना है। इसके अलावा मनके बनाने के कारखाने चहुदड़ों में भी थे, तो 2 औद्योगिक नगर आपको याद रखना है कि मनके कहाँ बनते थे, चहुदड़ो और लोथल दोनों में बनते थे। तो हमने किसके बारे में देख लिया, लोथल के बारे में देख लिया। 1955, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे, गुजरात आपका राज्य हो गया। खोजकर्ता रंगनाथ राव, साक्ष्य डाकयार्ड, फारस की मुद्रा, मनके बनाने के कारखाने और 3 युगल समाधि, इतनी बातें आपको याद रखना है लोथल के बारे में। आगे चलते हैं, आलमगीरपुर मेरठ जो आपका जिला है उसके आसपास वाला क्षेत्र है ना। नदी हमने देखा था कि हिंडन नदी के किनारे है, आपको याद रखना है। 1958 में खोजा गया था और इसको खोज करता थे यज्ञदत्त शर्मा। तो यज्ञदत्त शर्मा 2 जगह आ गया, सबसे पहले रोपर, तो यज्ञ करोगे तो रोगे, मतलब ऐसा याद रख लो, और आलमगीर, है ना, तो आलमगीरपुर, 2 जगह यज्ञदत्त शर्मा का नाम आता है, ये बात आपको याद रखना है। आलमगीरपुर के बारे में फैक्ट क्या है, तो हिंडन नदी के किनारे है। दूसरा ये है कि सबसे पूर्वी जगह है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, ये हमने पहले ही देख लिया था। फिर आता है सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा, है ना। सुरकोतड़ा के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ से घोड़े के हड्डी के साक्ष्य, यही प्रश्न बार बार सुरकोतड़ा से पूछता है कि घोड़े के हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो आपको याद रखना है घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिला है सुरकोतड़ा से। ईयर क्या है, तो 1964, ठीक है। स्थित है ये कहाँ पे, इसको भी गुजरात लाना है आपको, हमने तो बस ये सीक्वेंस बनाने के लिए लिखा, लेकिन है कहाँ, गुजरात में। तो सुरकोतड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, फिर एक बात और याद रखिएगा कि जो घोड़े हैं उसमें आपको याद रखना है कि जो घोड़े के बारे में, घोड़े की हड्डी कहाँ मिलती है ये पूछेगा तो सुरकोतड़ा, लेकिन टेराकोटा से बना घोड़े के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं, तो यह बात आपको लोथल में याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है क्या, आलमगीरपुर हो गया, है ना, सुरकोतड़ा हो गया। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी के बारे में आपको याद रखना है, ईयर क्या है, तो 1969 इसका ईयर है। खोजकर्ता कौन थे, तो सूरजभान, खोजकर्ता कौन है याद रखना है आपको, राखीगढ़ी का खोजकर्ता थे आपके सूरजभान। इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि इसे मोहनजोदड़ो के बारे में हमने बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो हमने देखा था मोहनजोदड़ो है। उसके बाद आप इसको दूसरे नंबर का दर्जा दे सकते हैं राखीगढ़ी को, तो इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। कालीबंगा शायद हमारा छूट गया है, कालीबंगा को देख लीजिए बीच में। कालीबंगन में आपको याद रखना है क्या, कि कालीबंगन की खोज की गई 19 देखिए ईयर में भले बोल रहा हूँ, लेकिन ईयर याद करने का जो तरीका बताया उससे आप ईयर याद करेंगे, है ना, धीरे धीरे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। 1953, ठीक है, याद कर चुके हैं कालीबंगन के बारे में। बीबी लाल हो गया, थापर हो गया और
क्या याद रखना था आपको, अमलानंद घोष। लेकिन हमने साक्ष्य के बारे में बात नहीं की थी। तो साक्ष्य में आपको याद रखना है, यहाँ से आपको याद रखना है यज्ञ वेदिकाएं की साक्ष्य कहाँ से मिली, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यज्ञ वेदिकाएं की साक्ष्य मिले कालीबंगन से। इसके अलावा आपको याद रखना है कि प्राचीन भूकंप के इतिहास कहाँ से मिले, साक्ष्य कहाँ से मिले, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो भूकंप के जो साक्ष्य हैं वो भी कालीबंगन से मिले हुए हैं। इसके अलावा कच्ची ईंटें, यहाँ से जो कच्ची ईंटें हैं उसी के आधार पर यह बोला जाता है कि कालीबंगन सबसे प्राचीन शहर रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इतनी बातें आपको किसके बारे में याद रखना है, कालीबंगन के बारे में। ठीक है, राखी गढ़ी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि राखी गढ़ी के बारे में 1969 सूरज भान ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। ये बात आपको याद रखना है। फिर आते हैं कहाँ, बनावली। बनावली में आपको याद रखना है 1973 में आपको याद रखना है, 1973 में आपको याद रखना है। और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे बिस्ट। ठीक है, आर के बिस्ट आपको याद रखना है, इसके खोजकर्ता थे। ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं तो याद रखिएगा तांबे का बणाग्र। ये आपसे पूछा जाता है कि तांबे के बणाग्र कहाँ से खोजे गए हैं, तो आपको याद रखना है तांबे का बणाग्र खोजा गया है बनावली से। इसके अलावा जौ के साक्ष्य बार बार पूछा जाता है, तो दो प्रश्न याद रखिएगा, जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं और तांबे का बणाग्र कहाँ से मिला है, तो बनावली। इसके अलावा आपसे धान का जब साक्ष्य पूछेगा तो हमने कहाँ पढ़ा था, तो रंगपुर। ठीक है, ये ऐसा आप याद रख लीजिए कि अनाज के बारे में कुछ साक्ष्य थे, तो ये दो जगह से मिले थे। ठीक है, मांडा 1982 में जम्मू कश्मीर राज्य में खोजा गया, सबसे उत्तरी आपका स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का। नदी पूछेगा तो चिनाब नदी के किनारे है मांडा। और साक्ष्य यहाँ से पूछेगा तो आपको मांडा नदी के बारे में पॉइंट इतना ही याद रखना है कि ये सबसे क्या था, उत्तरी था। खोजकर्ता यदि आपसे पूछेगा तो मधुबाला और आपको जगपति जोशी, दो लोगों का नाम याद रखना है यहाँ पे, जगपति जोशी और मधुबाला। ठीक है, फिर धौलावीरा फिर आ जाएंगे कहाँ, यहाँ पे आ जाएंगे। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। तो 10वां और आपका ये 13 हो गया, 14 और 15। ठीक है, ये 15 यहाँ पे फिर से आपका धौलावीरा कहाँ है, यही है। इसके बारे में हमने लिखा 1990। ठीक है, बिस्ट इसके खोजकर्ता थे, तो बिस्ट यहाँ पे फिर से आ गया। बनावली के और धौलावीरा के दोनों के खोजकर्ता बिस्ट थे। यज्ञ दस सरमा हमने पढ़ लिया, आलमगीरपुर और रोपड़ के थे। धीरे धीरे चीजें आपको याद हो जाएंगी। जगपति जोशी, तो जगपति जोशी आपको याद है सुरकोतड़ा। इसके अलावा मांडा में मधुबाला के साथ कौन है, तो जगपति जोशी है। तो ये ईयर और नदी, इसके अलावा जो साक्ष्य थे हमने याद किए। अब आपको रिटर्न फॉर्म में चीज़ें मिल जाएंगी और चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, मैंने बस यहाँ पे आपको याद कराने का प्रयास किया। देख लीजिए ये लोकेशंस है, कुछ लोकेशंस है, इसे फटाफट देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने देखा था कहाँ पे, रावी नदी के किनारे हड़प्पा। ये हो गया आपका रावी नदी के किनारे हड़प्पा। फिर मैंने दूसरे नंबर पे बताया मोहनजोदड़ो, फिर सुरकोतड़ा। ठीक है, फिर चहुदड़ो पढ़े, फिर हमने कोटदीजी पढ़ी। इसके अलावा बहुत सारे जगह, मैं बता रहा हूँ आपको कि 1500 से ज़्यादा जगह खोजे गए। ठीक है, लेकिन हम इतनी चीज़ों को नहीं पढ़ सकते, जो हमारे काम के हैं वो उन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे। फिर हमने पढ़ा रोपड़ के बाद हमने देखा कालीबंगा के बाद हमने देखा रंगपुर। ठीक है, क्योंकि हमने ईयर वाइज देखा। फिर लोथल के बाद आपके हमने देखा क्या, आलमगीरपुर। उसके बाद हम ऊपर बढ़ते गए। ऊपर बढ़ने के बाद हमने यहाँ पे बनावली वाला जो क्षेत्र है वो आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये है बनावली और राखीगढ़ी, इन दोनों को देखा। ठीक है, बनावली और राखीगढ़ी, ये वर्तमान हरियाणा में है। फिर हम ऊपर पहुँच गए मांडा, फिर नीचे आए, हमने कहाँ देखा, धौलावीरा, और इस बीच हम सुरकोतड़ा को भी देखे थे। तो इतना यदि मैं बात करूँ तो इसी सीक्वेंस में हमने देखा है। यदि हम इसको मिलाने का थोड़ा सा प्रयास करें तो इस प्रकार से हमने कुछ देखा है। चलिए, मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए, बहुत हौच-पौच हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ गई। इतने स्थानों के बारे में और नदियों के बारे में आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये एक ही आपके स्लाइड में दिया गया है, इसको हम फटाफट रीड कर लेते हैं। 1921 दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया, रावी नदी के किनारे है पाकिस्तान का मांडगोमरी जिला। मोहनजोदड़ो 1922 सिंधु नदी के किनारे है, राखालदास बनर्जी। ठीक है, इसको देख लेते हैं, जो सीक्वेंस में पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये देखिए, शुरू के जो 5 हैं, ये यहाँ तक हमने पढ़ा पाकिस्तान में।
फजल अहमद, एक नाम छूट रहा है, कोटदी जी के बारे में आप कोटदी जी के जो खोज करता है उसके आपको याद रखना है, फजल अहमद धुरिये, ठीक है, मैंने बताया भी। गोपाल मजुमदार के साथ अर्नेस्ट मैके हैं, कहाँ पे, चहुदड़ों में। ऑरेल स्टेइन, सुद का गेंडा, ठीक है, ईयर हमने याद कर लिया। क्षेत्र आपका पूरे पाकिस्तान में। फिर हम आगे बढ़ते गए, कहाँ गए, पंजाब गए, पंजाब से राजस्थान गए, राजस्थान से गुजरात और उत्तर प्रदेश आए। फिर हम यहाँ पे हमें रुकना पड़ा, फिर हमने गुजरात के एक क्षेत्र को छोड़ा, फिर हम हरियाणा गए, हरियाणा से कश्मीर गए, और फिर लास्ट में बोला कि हम कहाँ पे एक गुजरात के क्षेत्र को फिर लेके आए, ठीक है। सभी के नाम दिए हैं, सभी के कोड वर्ड में हमने चीज़ें याद करने की कोशिश की है, सभी का नदी आपको दिया गया है। इसी जो टेबल है यहीं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, और इस टेबल को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यदि कहीं से भी ईयर से भी प्रश्न आएगा या आपके साक्ष्य से भी प्रश्न आएगा तो हम आप बना सकते हैं, ठीक है। फटाफट साक्ष्य जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। साक्ष्य कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो कब्रिस्तान R37, कब्रिस्तान R37, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। कब्रिस्तान R37 हो गया। इसके अलावा शंख का बना हुआ बैल, ठीक है, शंख का बना हुआ बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे हमने उर्वरता की देवी या मातृ देवी बुलाया, ठीक है। हम पढ़ के आ रहे हैं हड़प्पा शहर के बारे में, रावी नदी के किनारे है, 1926 लिखा गया है यहाँ पे, आपको 1921 याद रखना है, ठीक है, 26 नहीं याद रखना है, 1921 याद रखना है। अन्नागार यहाँ से भी मिला है। इसके अलावा ये साक्ष्य और दिए गए हैं, ये आप याद रख सकते हैं तो रखिएगा, ठीक है, लेकिन इतने फैक्ट कम से कम आपको याद होने चाहिए। चलिए फटाफट जितने हमने चीज़ें याद की थी उसे मैं बस आपको स्लाइड्स में दिखाते जा रहा हूँ, चीज़ें मैंने आपको याद करा चुका है ना। मोहनजोदड़ो को बोला जाता है क्या, मोहनजोदड़ो को बोला जाता है मृतकों का टीला। राखालदास बनर्जी इसकी खोज करता थे। सिंध प्रांत का लरकाना जिला, ठीक है। हड़प्पा जो थे वो मांडगोमरी जिले थे। अवशेष यहाँ से बृहद स्नानागार, याद रखिएगा बृहद स्नानागार। मातृदेव की मूर्ति यहाँ से भी मिली है। जो इंपॉर्टेंट है वो है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, नृत्यांगना है ना, नृत्य करती हुई। पशुपतिनाथ का अंगन वाला मूर्ति। इसके अलावा यहाँ से मिला है अन्नागार, वो अन्नागार नहीं लिखा है लेकिन लिख लीजिए अन्नागार। अन्नागार क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अन्नागार सबसे बड़ा विशाल जो है इमारत है, विशाल इमारत है कहाँ का, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल इमारत। देखिए आपको सिंधु घाटी सभ्यता को 3 चीज़ों में ब्रेक करना है। पहला आपको याद रखना है कि इसके खोजकर्ता और नामकरण के संदर्भ में क्या था, इसका एरिया कहाँ फैला था, इतने। फिर दूसरा आपको याद रखना है कि कौन कौन से शहर हैं, उनके ईयर क्या है, वहाँ से कौन से साक्ष्य मिले। और तीसरा आपको याद रखना है कि वहाँ पे नगर नियोजन जैसे संबंधी है ना, वहाँ का जो चित्रकला है या चित्र जो मिले हैं, भाव प्रधान जो चित्र हैं, इसके अलावा उनका जो लेखन शैली है, उनके पतन का कारण है, उनके आने के संदर्भ में जो बातें कही गई हैं विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा, वो सब आपको देखना है। तो 3 आपके उसमें हम देखेंगे। तो नामकरण और एरिया हमने देख लिया, और जितने भी आपके शहर मिले हुए हैं उसके बारे में उनका कब उनको खोजा गया, उनके क्या साक्ष्य थे, ये हम देख रहे हैं। तो 2 पार्ट आपको आज का क्या होगा, कंप्लीट में हो जाएगा आज, है ना। तो ये आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया, कांसे की नर्तकी की मूर्ति हो गई, और पशुपतिनाथ का अंकन वाला ये मूर्ति हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा ये सब भी हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो चीज़ें आपको एग्जाम तक याद रहेगी, ठीक है। इसके अलावा हाथी का कपाल खंड, ये भी याद रख सकते हैं, यदि आपने मोहनजोदड़ो वाली मूवी देखी है तो ये आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए चहुदड़ो, दिमाग में मैप में अपना दिमाग लाइए, चहुदड़ो कहाँ था, शायद आपको याद हुआ होगा। चहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है। अर्नेस्ट मैके उसके खोज करता थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था गोपाल मजुमदार, क्या याद रखेंगे, गोपाल मजुमदार साथ में याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना है वर्तमान स्थिति सिंध प्रांत में है पाकिस्तान, ठीक है, नदी सिंधु नदी हो गया है। क्या मिला है काम का, तो वक्रकार ईटा, ये आपको काम का है। लिपस्टिक की जगह ये लिखना है आपको प्रसाधन सामग्री, ये आपसे पूछेगा, शायद लिपस्टिक डायरेक्ट ना पूछे, प्रसाधन सामग्री ये कहाँ से मिला है, तो आपको चहुदड़ो याद होना चाहिए, ठीक है। मनके का बनाने के कारखाने, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र था, ये औद्योगिक एरिया था। इतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। कालीबंगन
कालीबंगन नदी पूछेगा तो घग्गर नदी, इसे ही सरस्वती नदी बोला जाता था, ठीक है। बीबी लाल थापर। इसके अलावा आपको याद रखना है अमलानंद घोष, इसमें नहीं है, याद कर लीजिए अमलानंद घोष। वो लिस्ट को ही पहले याद करेंगे, है ना। फिर यहाँ से जो कालीबंगा से प्राप्त हुए अग्नि वेदिकाएं, जिसको मैंने बोला था कि यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुए, अग्नि यज्ञ करता हुआ, काली नाम ही है, देखिए काली, है ना, काली के नाम से यज्ञ हो रहा है। जूते हुए खेत, ये बार बार पूछा जाता है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है इतनी दो बातें तो कम से कम आपको याद रखना है, कहाँ से, कालीबंगा से। प्राचीन भूकंप के इतिहास, ये भी ऐड कर लीजिए, नहीं लिखा है, प्राचीन भूकंप के इतिहास, मतलब प्राचीन भूकंप के साक्ष्य, इतिहास बोल रहा हूँ, साक्ष्य, ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ से मिले, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कालीबंगन के बाद लोथल, ये लोथल हो गया है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लोथल है, क्या है, लोथल है। तो लोथल, लोथल भोगवा नदी, ठीक है, भोगवा नहीं है, भोगवा है, याद रखेंगे। रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, अपना दिमाग लाइए, कहाँ पर, गुजरात। यहाँ पे हमने दो पढ़ा, एक रंगपुर और एक लोथल, ठीक है। रंगनाथ राव गुजरात का अहमदाबाद जिला, बंदरगाह, डाक यार्ड से भी पूछता है कि डाक यार्ड कहाँ मिले, डाक यार्ड के साक्ष्य लोथल। धान बाजरे का साक्ष्य, ठीक है, रंगपुर में, लेकिन स्पेशली आपको रंगपुर याद रखना है, रंगपुर धान के साक्ष्य के लिए रंगपुर, ये क्योंकि प्रश्न पूछा जा चुका है, रंगपुर धान, ठीक है। 3 युगल समाधियां, फारस की मुहर, ये फारस की मुहर दर्शाती है कि वहां पर क्या था, विदेशी संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के थे। देखिए ये सब जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के विदेशी संबंध थे, वहाँ पे आपको ये साक्ष्य देकर बताना पड़ेगा कि लोथल का जो क्षेत्र है वहाँ से फारस की मुद्राएं मिली हैं, इसलिए सिद्ध होता है कि वहाँ पर क्या था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की अन्य विदेशी सभ्यताओं के साथ विदेशी संबंध थे। तो ये सब चीज़ें आज आपको प्रयोग करने आना चाहिए, ठीक है। छोटी दिशा मापक के अंतर, देखिए मापक के अंतर मतलब कंपास जैसी चीज़ थी, यदि बंदरगाह है मतलब वहाँ पे कंपास जैसी चीज़ मिलेगी, ठीक है, जिससे उनको दिशा देखते मिले। तो याद रखिएगा, एक दूसरे से रिलेट भी कर सकते हैं। चलिए, बंदरगाह मतलब फारस मुद्रा होगी, बंदरगाह मतलब कंपास होगा। आगे चलते हैं। लोथल के बाद सुरकोतड़ा, घोड़े की अस्थियाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है घोड़े की अस्थियाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ईयर हमने देख लिया है, एक विशेष प्रकार का कब्रगाह भी यहाँ से मिला है। आगे चलते हैं। सुरकोतड़ा के बाद आपका बनावली, आरबिस्ट इसके वो थे, सरस्वती नदी के किनारे खोजा गया, ठीक है। हमने पढ़ा है आरबिस्ट के बारे में, हरियाणा, है ना, हरियाणा में 2, बनावली हो गया था और राखीगढ़ी हो गया था। तो बनावली में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपसे क्या पूछा जाता है, जौ, याद रखिएगा, जौ के साक्ष्य बनावली से, और तांबे के बणाग्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत अधिक किसी और पे फोकस करने नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको याद रखना है कि तांबे का बणाग्र कहाँ से मिला या जौ के साक्ष्य कहाँ से मिला, ये आपसे पूछता है। सरस्वती नदी के किनारे है, आर बिस्ट इसके खोज करता हुए थे, बी से बनावली, बी से बिस्ट, आपको याद रखना है। तो इतने जो शहर थे, इतने जो साक्ष्य खोजे गए थे, इस आपको इनके बारे में याद रखना है। और मैं बार बार आपको फोर्स करूंगा कि इस टेबल पे आपको विशेष ध्यान देना है। आप अपना नोट्स बनाकर क्या कर सकते हैं, इस टेबल के आगे एक और टेबल बॉक्स बना सकते हैं, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य हैं उन्हें लिख लीजिए, और आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन के कारण हैं उनसे, और उनकी जो लिपियाँ हैं उनके बारे में, नगर नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।